बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शहर बानो अवान और मेरे साथ मौजूद हैं अजीम राना। और हम दोनों की जानिब से हमारे सब देखने वालों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। और हम हमेशा की तरह जो कहते हैं कि आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, अपने दिन का आगाज़ मुस्बत सोच के साथ करें, जिस हाल में भी हो अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करें। हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक से करते हैं कि शिर्क के बाद बदतरीन गुनाह खल्क़े खुदा को एज़ा पहुँचाना है और ईमान के बाद अफजल तरीन नेकी खल्क़ को आराम देना है। माशाल्लाह। माशा इसी से रिलेटेड एक और फरमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरे जहन में आया कि लोग जब जालिम को जुल्म करते देखें और इसे जुल्म से बाज ना रख सकें तो जल्द ही खुदा उन सब पर आज़ाब नाजिल करेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाहु अकबर। इसको अगर रिलेट किया जाए फ़लस्तीन के मौजूदा साथ, फ़लस्तीन और इसराइल की सूरत हाल से, तो जी आज जिस तरह से इसराइल की जानिब से बेगुनाह फ़लस्तीनियों को जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिल रही है। लगभग 22 दिन हो गए और गज़ा के लिए बिजली, पानी, खुराक, ईंधन की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद है। इसराइल ने एक खौफनाक सूरत हाल वहाँ पर पैदा कर दी है। फ़लस्तीनियों पर होने वाले मुज़ालिम इस वक्त पूरी दुनिया के सामने है, मगर किसी की जानिब से भी इसराइल को इन मुज़ालिम से नहीं रोका जा रहा। अगर अब भी उम्मत मुस्लिमा इन मुज़ालिम पर खामोश रही और फ़लस्तीनियों का साथ ना दिया तो वो आखिरत में अपने रब को क्या जवाब देंगे? बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है। अगर फ़लस्तीन की ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात की जाए तो आज इसराइल जो है उसकी सफाकियत करते हुए उसका 22वां दिन हो चुका है और जारहियत की नई दास्तानें रकम की जा रही हैं। इसराइली हमलों में मज़ीद सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। शुहदा की मजमूई तादाद 7,000 से बढ़ गई है और शुहदा में 3,000 बच्चे और 1,700 ख़वातीन शामिल हैं। ज़ख्मियों की तादाद भी 20,000 तक पहुँच चुकी है। 45% इमारतें तबाह हो चुकी हैं, मलबे का ढेर बनी हुई हैं और 14 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। गज़ा तबाही का मंजर पेश कर रहा है। और अगर हम मामलात की बात करें, सेहूनी फ़ौज मगरबी किनारे में जो सारा कुछ कर रही है, जो हमले कर रही है, वो हमले अभी भी जारी हैं, जिनमें 104 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है, जबकि हमास ने इंसानी बुनियादों पर 4 जो यरगमाल किए हुए थे उनको रिहा कर दिया। हाँ जी, बिल्कुल। इस सारे मामले पर जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जी। 22 अफसोसनाक खबर है कि जी 22 दिन से ये मामला चल रहा है। इसराइल ने फ़ज़ाई हमलों के बाद अब ज़मीनी हमले की तैयारी मुकम्मल की है। ग्राउंड इन्वेजन का उनकी जानिब से बार बार इंदिया दिया जा रहा है। शुमाली गज़ा में जो रहने वाले फ़लस्तीनी हैं उनको शहर खाली करने की धमकियाँ दी जा रही हैं। इसी तरह है कि सेहूनी वज़ीर आज़म जो है वो कहते हैं कि ज़मीनी हमला कब होगा, हतमी तारीख दे दी है, मगर जो बाइडन इंतज़ामिया है इसराइल को पुरअमन रास्ता अपनाने पर जोर दे रही है कि मत करें ऐसा। दूसरी जानिब यूएन सेक्रेटरी जनरल के सख्त बयान पर इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों को वीज़े जारी करने से इनकार कर दिया है। और सलामती कौंसिल की अगर बात की जाए तो इसराइली हमले रुकवाने की मज़ीद 2 करारदादें नाकाम हो चुकी हैं और यूरोपीय यूनियन ने एक बार फिर सेहूनी रियासत का साथ देने का ऐलान कर दिया। रूसी सदर ने यह खबरदार किया है कि जी गज़ा में जो जंग जारी है वो पूरे मशरिक़ वुस्ता को अपनी लपेट में ले सकती है। और अगर हम बात करें तुर्क सदर का, उन्होंने पोप फ्रांसिस को टेलीफोन किया है और तुर्क सदर ने गज़ा के मामले पर आलमी बिरादरी की खामोशी को शर्मनाक करार दिया है। शुक्र है उनको भी ख्याल आ गया और उन्होंने बाकी सबकी जो खामोशी है उसको शर्मनाक करार दे दी। और साथ ही साथ उन्होंने रिलेट किया है कि जी जो फ़लस्तीनियों के साथ निहत्ते सिविलियंस के साथ, मासूम बच्चों के साथ वहाँ पर इजरायली अफवाज कर रही हैं, वो एक जेनोसाइड है और वो कत्लेआम है। ईरान की पासदारान इनकलाब ने यह वाज़ेह किया है दूसरी जानिब कि अगर सेहूनी फोर्सेस ने गज़ा में ज़मीनी कार्रवाई की तो उसके लिए गज़ा को कब्रिस्तान बना देंगे। तो इस तमाम सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। साबिक सिफारतकार डॉक्टर जमील अहमद खान आज हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, ये कहिएगा सर, 22 रोज़ गुजर गए हैं और नाम नेहाद कोशिशें हर तरफ से की जा रही हैं। हम देख रहे हैं कि सरबराहान मुमलिकत के बयानात सामने आ रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में करारदादें पेश की जा रही हैं। कोई सीरियस एफर्ट उस तरह से नज़र नहीं आ रही कि जिससे ये मामला कहीं रुकता नज़र आए। जी, सीरियस एफर्ट्स तो जिन ममालिक को करना चाहिए वो ममालिक कर रहे हैं, सीनियर एफर्ट दहाइयों से करते आए हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उनकी शुनीद नहीं होती, उनकी सुनवाई नहीं होती। और जो कुछ हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे OIC का प्लेटफॉर्म है जो कि एक बहुत कवी, बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म है, जो कि 57 ममालिक पर मुहित प्लेटफॉर्म है, वो जिस तंदही के साथ और जिस मजबूती के साथ उसको रेजोल्यूशन पास करके कुछ पाबंदियां लगानी चाहिए थी, वो नहीं लगा सके और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो सीरियस एफर्ट्स कुछ ममालिक कर रहे हैं,
लेकिन उनकी आवाज़ क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं है, तो सिक्योरिटी काउंसिल में आवाज़ न होने की वजह से उस पर जो इंटरनेशनल कानून है उसका इतलाक नहीं किया जा रहा, या जो इंटरनेशनल कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं ह्यूमन राइट के हवाले से, जुल्म बर्बरियत के हवाले से, उस पर भी सिक्योरिटी काउंसिल दो रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश की जा रही है। उसे यूएस ने वीटो किया एक को, जो कि रशिया ने किया था रेजोल्यूशन पेश सिक्योरिटी काउंसिल में, और दूसरा यूएस ने, जब अमेरिका ने किया तो रशिया ने। यूएस ने जो ह्यूमैनिटेरियन पास, यानी अमेरिका ने ह्यूमैनिटेरियन पास के लिए, रशिया ने और ब्राज़ील ने शुरू में जब रेजोल्यूशन पास किया तो उनका ह्यूमैनिटेरियन पास भी ना दो। इसका मतलब क्या हुआ कि आसमान से जो इस वक्त बारूद बरस रहा है, जो आग बरस रही है, जो बम बरस रहे हैं, जिसमें आपने अपने इंट्रो में बताया कि 7,000 से ज़्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं, बच्चे बूढ़े 50% उसमें जा चुके हैं, 45 से 50% इमारतें मस्मार होके बिल्कुल बहुत बुरे हालात हैं डॉक्टर साहब, और वो जो मनाजिर देखने को मिलते हैं वो बहुत ही दिल बर्दाश्त हैं। आम इंसान अगर देखता है तो उसकी ज़िंदगी पर वो बहुत असरअंदाज हो रहे हैं। हम लोगों पे इतना बड़ा ट्रॉमा है, हम उन चीज़ों को देखते हैं, हम उनको कवर करते हैं, और जो लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं वो किस ट्रॉमे से गुजर रहे हैं हम इस चीज़ को नहीं समझ सकते। अगर बात की जाए सलामती काउंसिल की, तो उसके करारदाद नंबर 242 वो इस चीज़ को कहती है, मुतालबा करती है कि इसराइल का मकबूजा फ़लस्तीन में जो कब्ज़ा है वो ख़त्म किया जाए। तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल करवाने में क्यों नाकाम है, क्या वजह है? जी, ये अहम सवाल है और आपके नाज़रीन इसको चाहेंगे कि इस पे वज़ाहत दी जाए, और वो ये है कि 242 या उसके अलावा 1397 या उसके अलावा 2334, इससे और भी जब तल अवीव से दारुल खिलाफा शिफ्ट हो रहा था मकबूजा इलाके में, उस वक्त भी करारदादें उस पर भी मौजूद हैं, लेकिन करारदादों को सिक्योरिटी काउंसिल इम्प्लीमेंट कराने के लिए उसके पास एक ही तरीका है कि कोई रेजोल्यूशन पास हो, और रेजोल्यूशन जो सख्ती दी गई है अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में, वो है चैप्टर नंबर 7 में। यहाँ तो चैप्टर नंबर 6, और मैं लम्हे में बताता हूँ, एक लम्हे में, कि चैप्टर 6 और 7 क्या है। तो जो चार्टर है मुत्तहिदा का, जो इंटरनेशनल कानून है जिसकी पासदारी 193 मेंबर ने करना है, और उसकी इम्प्लीमेंट कराने के लिए एक ही रास्ता है, और वो है सिक्योरिटी काउंसिल, और उसमें वो वीटो हो जाता है। सिक्योरिटी काउंसिल तो ये भी नहीं करा सकी कि इजराइल के खिलाफ ये अपना ही कानून, इंटरनेशनल कानून मनवाने के लिए अपने रेजोल्यूशन जिसका आपने जिक्र किया 242, वो भी मनवाने वो कोई पाबंदी नहीं लगा सकी। जे जाके चैप्टर 7 के तहत वहाँ फौजें उतारी जाएं, वहाँ तो उसके बरक्स अमेरिका ने अपनी फौजें समुद्र में लाके खड़ी कर दी हैं, ताकि हमास को कोई मदद या फ़लस्तीनियों को मदद ना पहुँच सके। यानी कि जो लोग बम से मर रहे हैं वो बम से, बाकी भूख और प्यास से मर जाएं, जो कि इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है, और सिक्योरिटी काउंसिल उसका इतलाक अपने ही रेजोल्यूशंस का इतलाक नहीं करा पा रहा है, जिसकी वजह से ये सारे बम बरस रहे हैं, आग बरस रही है, और जिसकी वजह से इस वक्त इस रीजन में एक ख़तरा बढ़ गया है कि किसी तरीके से ये जंग फैल ना जाए। जी बिल्कुल, खतरा बढ़ के डॉक्टर साहब के ये जंग फैलती ही नज़र आती है फिल वक्त। सर मेरे सवाल के एक्चुअली 2 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 इज़ दिस कि जब नेशन स्टेट्स का एक कॉन्सेप्ट बना तो तसव्वुर ये किया जाता था कि इंसान जो है वो बाशऊर हो गया है, और अब जो टेरिटरीज़ हैं अपनी उन तयशुदा जो उनकी सरहदें हैं उसमें रहेंगे, और इसी वजह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई गई कि सिविलियंस जो हैं वो प्रॉपर लॉज को फॉलो करते हुए एक तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन अभी भी जंगल का कानून ही लगता है माइट इज़ राइट वाला ही सीन है बज़ोरे बाजू। कश्मीर में देख लें जो चल रहा है, और सिर्फ करारदादें, नाम नहादी करारदादें, उस पर अमल दरामद कहीं हो नहीं रहा। जब कोई मुल्क अटैक करने पर आता है तब वो मौके पर ही डिसीजन लेता है, उसमें फिर सिविलियंस मारे जाएं, जो मर्जी मारा जाए, कोई नहीं देखा जाता। लेकिन जब अमन की बात की जाती है तो फिर उसके तमाम तकाजे पूरे करना ज़रूरी हो जाते हैं। जी हाँ, तो बात तो वहीं आके रुक जाती है ना कि माइट इज़ राइट। आप देख लें कि अभी इजराइल पर कल सीरिया पर बम्बार्डमेंट की है अमेरिका ने अपने जंगी जहाज़ों से। सीरिया के कुछ इलाके हैं
और इसी तरीके से इराक़ पे, और उस पे कहा यह गया है कि उनके हमारे बेसिस पे रॉकेट आए हैं। तो वो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये किस इंटरनेशनल कानून के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के चैप्टर 1 में ही दिया हुआ है कि आप किसी सॉवरेन कंट्री को आप निशाना नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो उसकी सॉवरेनिटी को में फ़र्क डालता है। लेकिन जो माइट एंड राइट वाला सिलसिला चल रहा है, उसकी वजह से आपकी बात दुरुस्त है कि इंटरनेशनल कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो कि 193 कंट्रीज़ पर मुहित है, वो इसको अपनी बात मनवा नहीं सक रही है। आप अंदाज़ा करें कि सिक्योरिटी काउंसिल के 3 ड्राफ्ट हुए, वो तीनों के तीनों पास नहीं हो सके, और उसकी वजह से एक इमरजेंसी सेशन जनरल असेंबली का बुलाना पड़ा, जिसकी की कोई भी इम्प्लीमेंटिंग पावर नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पावर है। लोगों के ज़मीर झिझोड़े जा सकते हैं। वैसे डॉक्टर साहब इस वाक़े को रिलेट कर रहे हैं इजराइल एक अनदर कह लें कि 9/11 से, लेकिन हमने ये देखा कि 9/11 के बाद अमेरिका ने जब इतने ज़्यादा महाज खोले और वॉर ऑन टेरर का बाकायदा आगाज़ हुआ, उसका इवेंचुअली नुकसान अमेरिका को ही हुआ। वहाँ पर पैसे का नुकसान हुआ और फिर दहशतगर्दी पूरी दुनिया में रुकी नहीं बल्कि और बढ़ी। अगर ये भी एक तरह से एक दूसरा 9/11 तस्वुर किया जाए, तो क्या अभी तक उनको इस बात की समझ नहीं आई है कि इसको शिद्दत पसंदी से ही रोका नहीं जा सकता, इस मामले को अमन की तरफ जाना चाहिए? अब तो अमेरिका के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई। जी हाँ, ये इज़राइल के जो एम्बेसडर कल उसने जनरल असेंबली में किया है, तकरीर की है, उसमें उसने यही कहा है कि ये हमास जो है ये इसको हमने नीस्तो नाबूद करना है। वो हमास को तो अपनी जगह पर पूरे फ़लस्तीन को नीस्तो नाबूद कर रहा है, और उसके साथ साथ जो ये आपने जिक्र किया, उसमें आप ये समझें कि जो अमेरिका ने अपने उसके सदर ने अमेरिका ने कहा है कि ये हॉलोकॉस्ट के बाद पहला वाक़या सबसे बड़ा हुआ है, और नेतन्याहू कहता है कि ये मिडिल ईस्ट का मैं नक्शा बदल दूंगा। अब इसको ज़रा तारीख़ी पस मंज़र में चले जाएं। 1897 में जब ज़हूनी ज़हनियत की एक मीटिंग कॉल हुई, यानी जुड़े जो थे तो वो जूस, लेकिन वो सहूनी ज़हनियत के लोग थे, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया कि हम इजराइल बनाएंगे और इजराइल के साथ साथ ग्रेटर इजराइल बनाएंगे। तो आज जो ये गजा से निकाला जा रहा है तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों को नॉर्दर्न गजा से, तो उसका मकसद यही है कि उसको मस्मार किया जा रहा है। इजरायली वज़ीर आज़म की जानिब से भी ये कहा गया है ना कि गजा पर ज़मीनी हमला किया जाएगा और उसकी तैयारी कर ली गई है और कार्रवाई का हम आगाज़ करने वाले हैं, जिस पर ईरान ने कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो हम जो है वहाँ के जो इजरायली फ़ौज है उसको कब्रिस्तान बना देंगे गजा का। तो क्या ये सिचुएशन देख रहे हैं ये ख़राब होती मज़ीद दिखाई दे रही है? क्योंकि अगर ईरान अंदर आता है तो उसके बाद क्या समझते हैं, चाइना और रशिया भी खुलकर सामने आएगा अगर ज़मीनी कार्रवाई की जाती है। रशिया तो तकरीबन काफ़ी आ चुका है, लेकिन चाइना बहुत मुतदल अंदाज में चल रहा है, क्योंकि चाइना के प्रेसिडेंट का दौरा है अभी आइंदा आने वाले दिनों में अमेरिका का। तो आज भी चाइना के वज़ीर ख़ारजा वहाँ मौजूद हैं, लेकिन अंदर खाने चाइना बिल्कुल मदद कर रहा है और उसने साथ दिया है उस रेजोल्यूशन का जो कि रशिया ने पेश किया था, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन पास के लिए और सीज़ फायर के लिए उसका चाइना ने साथ दिया है यकीनन। लेकिन चाइना उस बबांगे दरा तरीके से, उस अंदाज में, पावरफुल अंदाज में जिस तरह रशिया कर रहा है वीटो पावर होने की हैसियत से, उससे ज़रा इज्तनाब कर रहा है, क्योंकि चाइना का स्टाइल यही है जिस स्टाइल से वो दुनिया की डिप्लोमेसी को लेके चलता है। यानी चाइना खुलकर सामने नहीं आता। इसी ब्लॉक के साथ है चाइना। लेकिन असल चीज़ ये है कि हमारे OIC के जो इतने 57 ममालिक, तकरीबन 2 अरब के करीब मुसलमानों का ये जो प्लेटफॉर्म है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के चैप्टर 8 के तहत और आर्टिकल 152 के तहत बना है, और जो कि बाकी भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इसी तरीके से बनाए जाते हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन और बाकी। तो उसने क्या किया, उसने एक बड़ा मध्यम सा एक एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग कॉल की, जबकि उनके अपने ही प्रोविजन में दिया हुआ है, अपने ही चार्टर में पहले आर्टिकल में तो दिया हुआ है कि फ़लस्तीनियों का साथ देना है OIC ने और उनकी स्ट्रगल की में मदद करनी है, और दूसरे 9वें आर्टिकल में दिया हुआ है जिस तरह जनरल असेंबली का इमरजेंसी सेशन कॉल किया गया है, उसी तरीके से ये इन तमाम ममालिक के सरबराहान का इमरजेंसी सेशन कॉल करके कुछ ना करते अगर
डॉक्टर साहब, ओआईसी का किरदार सबके सामने है सर। आप चूंकि साबित सिफारतकार रहे हैं तो क्विकली, चूंकि वक्त कम है, तो एक जाते जाते आपके लास्ट कमेंट कि पाकिस्तान का जो किरदार है इस तमाम सूरत हाल में, आर वी डूइंग इनफ? ये ठीक है, बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, या हम लोग कोई और किरदार भी अदा कर सकते हैं? देखें, जो माहौलियाती हालात हैं हमारे और जो मारूजाती हालात हैं हमारे पाकिस्तान के, और जो मखदूश मईशत चली आ रही है, ऐसी सूरत में पाकिस्तान ने जो अब तक का अपना किरदार अदा किया है, वो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा करने में पाकिस्तान इसका शायद मुतहम्मल ना हो सके। और इस वक्त कौम को ये चाहिए कि मुत्तहद होके खुद को मजबूत करें। जब मजबूत होंगे तो बाहर पाकिस्तान मजबूती दिखला सकेगा, अंदर मजबूत नहीं होंगे, मईशत मजबूत नहीं होगी तो बाहर अपनी मजबूती नहीं दिखला सकता। बहरहाल सर, उम्मत मुस्लिमा की अगर बात की जाए, क्विकली बस बताइएगा कि खामोशी के पीछे अमेरिका तो नहीं, क्या मफादात है उम्मत मुस्लिमा के? जी, खामोशी के पीछे, बहुत सारे ममालिक के पीछे वो हालात हैं, वो जाल बुने गए हैं, जो इकोनॉमिक जाल हैं, जो जियोपॉलिटिकल जाल हैं, वो बुने गए हैं। तो हम भी उस जाल के अंदर फंसे हुए हैं, इकोनॉमिक जाल के। वो अमेरिका पे नफूज़ रखता है, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, बाकी हो गया। तो ये आपकी बात दुरुस्त है, जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक सिनारियो में और लैंडस्केप में अमेरिका का बहुत बड़ा किरदार है। और अमेरिका की अपने मैनुअल में, मिलिट्री मैनुअल में दिया हुआ है कि अपने अहदाफ हासिल करने के लिए फॉरेन पॉलिसी के, आप जो है ये इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म जिसमें अमेरिका का इन्फ्लुएंस है, उसको इस्तेमाल करें। ये तो उनके ही उसमें दिया हुआ है, जो बहुत कम लोगों को पता है। तो लिहाजा मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो जाल बुने गए हैं, उसमें ये ऐसे मौक़ों पर उनका इस्तेमाल किया जाता है और उसका प्रेशर दिया जाता है। और जिस प्रेशर के तहत ज़ाहिर है बहुत सारे ममालिक, जैसे OIC का भी प्लेटफॉर्म देखें, वो जिस मजबूती के साथ आवाज़ उठा सकता था, नहीं उठा सका। उसकी जी बिल्कुल, तमाम उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद होना होगा और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचाना होगा ताकि ये जो इसराइली बर्बदियत है ये बंद हो। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आपने इंसान को वक्त दिया और जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर अपना तज्जिया पेश किया। नाज़रीन, यहाँ पर हम शामिल करेंगे ब्रेक के बाद मजीद अहम मौज़ूआत शामिल करेंगे, मुल्क की सूरत हाल पर बात करेंगे। आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। मुल्क में सियासी और अदालती महाज गर्म हो चुका है। नवाज शरीफ को एक के बाद एक रिलीफ मिल रहा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील बहाल कर दी गई है, जबकि PTI के गिरफ्तार रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने इल्जाम है कि लाडले नवाज शरीफ के लिए सारे रिलीफ हैं और बाकियों के लिए सख्ती है। सियासत के साथ हम मईशत की भी बात कर लेते हैं तो वहाँ भी उतार चढ़ाव जारी है। स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और माफियाज के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं, मगर डॉलर की कीमत एक बार फिर अब बेहतर होना शुरू हो गई है। रुपए को ब्रेक लग गई है। हुकूमत अभी तक पेट्रोल सस्ता होने का जो फ़ायदा है वो मुकम्मल तौर पर आवाम को नहीं पहुँचा सकी। अवाम ताहाल रिलीफ के मुंतज़िर है। दूसरी जानिब गैस की कीमतों में 193% इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं जी। माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर खाकान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सर, बुनियादी सवाल फर्स्ट थिंग फर्स्ट यही कि अवाम इंक्लूडिंग अस यही सोच रहे थे कि जब पेट्रोल सस्ता हुआ है तो अब हर चीज़ की अशियाए ज़रूरिया की जो कीमतें हैं वो भी कम होंगी, लेकिन पेट्रोल सस्ता हुआ है उसका असल फ़ायदा तो अवाम तक नहीं पहुंचा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात आपकी दुरुस्त है कि प्राइसेस स्टिकी होती हैं ऑन दी अपसाइड और नीचे आने में वक्त लगता है। ये बात भी दुरुस्त है कि इस वक्त जो प्राइसेस का बढ़ना है वो हर एक के लिए तकलीफ दे है। आई थिंक मिडिल इनकम अर्नर्स से लेकर लो इनकम अर्नर्स और जो हमारे वल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, डेली वेजेस हैं, उनको इससे बहुत तकलीफ हुई है कि कीमतें इस तरह बढ़ी हैं। एक दुनिया में कीमतें बढ़ी, एक पाकिस्तान में रुपए की कदर कमज़ोर हुई, पाकिस्तान में फ्लड्स आए, एक पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत कमज़ोर रही। ये सारी चीज़ों को जब मैं पुट टुगेदर करता हूँ और पाकिस्तान ने जिस तरह के मालियाती खसारे रन किए, उसकी वजह से नोट छापने पड़े। नोट छपते हैं तो फिर आपको पता है कि बहुत से नोट अगर थोड़ी सी गुड्स को चेज कर रहे हो तो कीमतें बढ़ती हैं। ये एक ओवरऑल तनाजुल है। अब अगर आप इसमें देखें तो कुछ बेहतरी तो आपको दिखाई दे रही है। अब आई थिंक प्राइसेस का जो प्रोबेबली द वर्स्ट टाइम जो बढ़ना है इज ओवर इन द सेंस कि आप देखें 3-4 कार मेकर्स ने, क्योंकि डिमांड इतनी टूट गई थी, कुछ कॉस्ट ऑफ
उनकी जो डूइंग बिजनेस है वो भी नीचे आई। वो कैसे नीचे आई कि जब डॉलर कि एवज हमारा रुपया मुस्तहकम हुआ तो जो इम्पोर्टेड कार कंपोनेंट्स हैं वो थोड़े सस्ते हुए। तो मैंने 3-4 कार मेकर्स को देखा है, उन्होंने 5 से 8% अपनी कीमतें कम की हैं। हाँ जी हाकान साहब, अगर बात की जाए स्मगलिंग की तो पाकिस्तान में स्मगलिंग को रोका गया, बड़ी कार्रवाई की गई इस पर, कब्जा माफियाज को पकड़ा गया, उसके बाद डॉलर जो है वो स्टेबल हो गया। अब दोबारा से डॉलर जो है वो उड़ान भर रहा है, इसकी क्या वजह है, क्यों बढ़ रहा है? दूसरी बात अगर की जाए तो अमरीकी मालियात इदारे ने दावा किया है कि पाकिस्तानी रुपए की कदर में इजाफा कलील मुद्दती है। क्यों दावा किया जा रहा है? देखिए, एक तो ये बात है कि जो उस वक्त पाकिस्तान का जो रुपया था जो कमज़ोर हो रहा था वो तो बहुत ज़्यादा डॉलराइजेशन की वजह से हो रहा था। एक ओपन मार्केट है, एक इंटरबैंक मार्केट है, एक तीसरी मार्केट बन गई थी जिसमें डॉलर ट्रेड हो रहा था, अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए भी बाय हो रहा था, डॉलराइजेशन के लिए भी बाय हो रहा था, स्टोर ऑफ वैल्यू बना हुआ था, स्मगलिंग के पैसे वहां से जा रहे थे। जब हमने इन सब चीज़ों को स्टेट की रिट को एग्जर्ट करके इन पे काबू पाने की कोशिश की तो वो तीसरी मार्केट जो है वो थोड़ी देर के लिए आई थिंक डिसअपियर हो गई है। मैं थोड़ी देर इसलिए कहता हूँ कि हमने ये एफर्ट्स को कंसिस्टेंट रखना है। तो ये दोनों मार्केट्स में रुपया ट्रेड होना शुरू हुआ, डॉलर के एवज, इंटरबैंक में भी और ओपन में भी। इससे कुछ सप्लाई बेहतर हुई डॉलर्स की तो आपने देखा कि थोड़ी सी आपको तकवीयत मिली कि रेट जो है वो मुस्तहकम हुआ। इन दी एंड तो देखिए ना, सप्लाई और डिमांड ही पाकिस्तान की जो इस डॉलर की पोजीशन है उसको डिटरमिन करेंगी। अभी भी सप्लाई पाकिस्तान की ऑन द डॉलर साइड कमजोर है। कमजोर इन द सेंस ऐसे है कि हमारे पास अभी भी हमने 23-24 अरब डॉलर इस साल पे करने हैं, इसमें हमारी एक्सटर्नल पेमेंट्स चलती रहती हैं। रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट्स जो हमारे इनकमिंग है वो उस तरह बढ़े नहीं है। ये तो अब हम फंडामेंटल एनालिसिस पे आ जाएंगे। ये जब मार्केट एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमने काम किए उसका असर जब हो चुका तो हमने देखना है कि असल सूरत हाल क्या है। और तीसरी सूरत हाल अभी सर आप सिचुएशन को किस तरह से प्रिडिक्ट करते हैं कंसिडरिंग आर पॉलिटिकल सिचुएशन, क्योंकि सियासी जो सूरत हाल है उसका मुआशी सूरत हाल से भी लेना देना होता है। तो अगर इलेक्शंस अनाउंस हो जाते हैं और इंतखाबात की जानिब जाता है पाकिस्तान तो सिचुएशन ज़्यादा स्टेबल होगी, मज़ीद इस्तेहकाम आएगा मईशत में? देखिए, इस वक्त तो एक है कि आईएमएफ का प्रोग्राम है, उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, साथ साथ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हो रहे हैं, कुछ कोशिश हो रही है प्राइवेटाइजेशन पीआईए को संभालने की। ये एक ब्रॉड सा तनाजुल है हमारी इकोनॉमी का। इसके साथ थोड़ी सी तकवीयत मिली है, स्टॉक मार्केट ने बेहतर परफॉर्म किया है, प्राइस पास थ्रूज हो रहे हैं। आपने सही कहा, अभी गैस की प्राइस का पास थ्रू होना है। इसको अगर थोड़ी सी और आप कंफर्ट देना चाहते हैं, इसको आप थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में लाना चाहते हैं चीजों को, तो आपको आईएमएफ का प्रोग्राम भी साथ साथ चलाना है और सर्टेनिटी ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट क्रिएट करनी है। कोई भी सर्टेनिटी अगर आ जाएगी ऑफ द डेट या कैसे ट्रांजिशन होना है, कब ट्रांजिशन होना है, वो कोई भी तारीख हो, तो आई थिंक ये चीजें जो हैं वो इन अ मोर कंफर्टेबल जोन आ जाएंगी। एवरीवन विल नो विद सर्टेनिटी हाउ थिंग्स आर गोइंग टू। सर, ये जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत जो मुआहिदा किया गया है वो बताया जा रहा है कि जो मिशन है वो 2 नवंबर को पाकिस्तान आ रहा है। क्या लगता है आपको, निगरान हुकूमत उनको सेटिस्फाई कर सकेगी? आई थिंक जो 30 सितंबर के टारगेट्स हैं, अगर उनको लार्जली देखिए तो पाकिस्तान, क्योंकि ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट बहुत स्ट्रिंजेंट टारगेट्स नहीं थे। आई थिंक ये पाकिस्तान लार्जली कंप्लायंट है। 3 एरियाज होते हैं, एक मालियाती खसारे को देखा जाता है, मालियाती ओवरऑल जो हमारे बजटरी आदादो शुमार हैं उनको देखा जाता है, नंबर 2 हमारे एनर्जी के और नंबर 3 हमारे मॉनेटरी के, और फिर एक्सटर्नल साइड जो है वो कैसे बिहेव कर रही है। इन सबको अगर आप देखिए तो आई थिंक वी आर इन कंफर्टेबल जोन। ऑफ कोर्स नई चीज़ें दिखाई देंगी, नई एडजस्टमेंट्स दिखाई देंगी। ये मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि जब भी प्रोग्राम का रिव्यू होता है तो एक नए क्वार्टरली टारगेट्स सेट होते हैं, वो सेट होंगे, एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा। डॉक्टर साहब, जब आपको नहीं दिखाई देंगी, ये दोबारा से नया डॉक्यूमेंट बनेगा और चीज़ें रीएडजस्ट होंगी, तो आपको क्या लग रहा है कि महंगाई बढ़ेगी या कुछ रिलीफ मिलेगा? और दूसरा ये कि हम ये भी देख रहे हैं पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेड और अनडॉक्यूमेंटेड जो इकोनॉमी है पैरेलल चलती है साथ में, तो टैक्स नेट बढ़ाने की भी इसके लिए बेहद ज़रूरत है। तो क्या कहते हैं, इसके लिए हम सही रास्ते पर हैं?
लेकिन टैक्स नेट बढ़ाने के लिए तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पोटेंशियल है टैक्स का, कंसिडरिंग जो इस वक्त टैक्सेस लगे हुए हैं और कंसिडरिंग जो एरियाज़ हैं जो अंडर टैक्स भी हैं या टैक्स के नेट में हैं ही नहीं, या बहुत कम टैक्स दे रहे हैं कंपेयर टू देयर पोटेंशियल, और कुछ एरियाज़ वेजेस हम जो अर्न करते हैं लोग और कॉर्पोरेट साइड जो है वो जी ज़्यादा टैक्स दे रही है। सो इसका बैलेंस क्रिएट करते हुए अपना रेवेन्यू स्ट्रीम को फेडरल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी बढ़ाने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। ये तो एक बिल्कुल बात हो गई, इसमें दो आरा नहीं है। इसमें जितना भी काम करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। मतलब जिसे कहते हैं ना, क्विक फिक्सेस इसमें है नहीं है, ये एक मैराथन है जो हमें 3 से 5 साल में प्ले करनी चाहिए। जी ऑन दी दैट वुड बी माय व्यू ऑन दैट। ठीक है, अब ये देखना ये होगा कि मामलात किस तरफ जाते हैं, क्योंकि बेहतर यही है कि इकॉनमी को बेहतर किया जाए, इकॉनमी तो आम आवाम को रिलीफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपने बेहतरीन तज्जिए से आपने हमें आगाह किया। अभी वक्त ब्रेक का, आपने कहीं जाना नहीं, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा नैयर सुल्ताना की, जिनकी आज 31वीं बरसी है। बाजी, सहेली और घूंघट जैसी फिल्मों की हीरोइन नैयर सुल्ताना के करियर का दूसरा और दौर जब स्टार्ट हुआ तो वो करैक्टर हीरोइन के तौर पर था। बिल्कुल, और उन्होंने अपने आप को खूब मनवाया, मलका जज्बात वो कहलाई। और वैसे सुनो पाकिस्तान ने अपनी रिवायत को बरकरार रखा है, हमेशा रखेंगे कि हमारे जो लेजेंड्स हैं उनको हम अपने इस सेगमेंट में हमेशा की तरह ट्रिब्यूट पेश करते रहेंगे। और वैसे ही हमारी आज की भी कोशिश, आई होप आप सबको भी पसंद आई होगी। और एक छोटे से मेरे जज्बात जो जागे इस मामले में कि मैं ये रिपोर्ट देख के थोड़ा ये सोच रहा था कि क्या टाइम था वैसे पाकिस्तान के ऊपर, हमारी क्या शानदार मूवीज और क्या शानदार। मुझे तो लगा था कि ये रिपोर्ट खत्म होते हुए आप सुनाएंगे जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। वाह वाह। नाज़रीन आप कहीं मत जाइएगा, अभी सिलसिला बाकी है, वापस आएंगे ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, एक और अहम मौजू बात करेंगे कौमी एयरलाइन PIA की। तो मुनाफा बख्श इदारा इस वक्त संगीन माली बहरान का शिकार है। हुकूमत की अदम तवज्जोही के बायस PIA और PSO के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। अदायगियों के बगैर ईंधन ना मिलने पर PIA का फ्लाइट ऑपरेशन गुज़िश्ता 16 दिन से शदीद मुतासिर हो रहा है। अब तक अंदरूने और बैरूने मुल्क की तकरीबन 500 के करीब परवाजें मनसूख हो चुकी हैं। यौमिया 50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। परवाजें मनसूख होने से PIA को 8.5 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अहम जो सियासी शख्सियात हैं उनके बयानात भी, बड़ी अहम नोयत के जो बयानात हैं वो भी मंजर आम पर आ रहे हैं। और जो भी उनका मौक़िफ़ है उस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। PIA के स्टाफ एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं सफदर अंजुम साहब, जो हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सफदर साहब फॉर योर टाइम। सफदर साहब, PIA की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की कौमी शनाख्त है ये इदारा गुज़श्ता 11 दिनों से या फिर 2 हफ्ते अगर कहा जाए तो गलत नहीं है, बहरान का शिकार है। तकरीबन 400 परवाजें जो हैं मनसूख हो चुकी हैं। PIA और PSO के दरमियान तनाज़ा है क्या? ईंधन क्यों नहीं दिया जा रहा? इनकार की वजह क्या है? जी थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे लिया और मुझे मौका दिया कि मैं PIA की बात, और अब ये मिनी पाकिस्तान, PIA एक इदारा नहीं है, एक मिनी पाकिस्तान के इसकी बात लोगों तक पहुंचा सकूं। इसके मौजूदा हालात का पर पहुंचने में अगर चंद सेकंड हम माजी में जाएं तो ये 90 की दहाई तक PIA जो था पूरी दुनिया को की एविएशन को ख़ास तौर पे और एशिया के लीड कर रहा था। लेकिन जब और उस वक्त तक प्रोफेशनल मैनेजमेंट थी और हुकूमतों की बिल्कुल कोई मुदाखलत नहीं थी PIA के अंदर, जिसकी वजह से PIA तरक्की कर रहा था। 90 की दहाई से हुकूमतों की मुदाखलत शुरू हुई और उस मुदाखलत के नतीजे में हुकूमतों ने अपने मनपसंद लोगों को इसमें CEO लगाया, चेयरमैन लगाया, और जिसके नतीजे में इतना बड़ा इदारा जो है ना आज आहिस्ता आहिस्ता इस हद तक पहुँच गया। और आज भी PIA के अंदर जो क़यादत का शदीद फुकदान है,
जो पीआईए के मामलात को, पीआईए के मौक़िफ़ को दुनिया के सामने और इदारों के सामने नहीं रख सक रहे हैं। जहाँ तक ये ताल्लुक है कि पीएसओ का ये ये तो कोई ये भी है, एक यूँ समझ ले मेरे हिसाब से ये मानते हैं कि पीएसओ को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मानते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने पीआईए से बड़ी लातल्की का इजहार किया हुआ है, लेकिन इसमें भी जो हमारी पीआईए की क़यादत है ना इस वक्त मौजूद, उसका बहुत बड़ा हाथ है। उसकी वजह यह है कि आज से आप लोगों को याद होगा कि 2 महीने पहले पीआईए के तर्जुमान ने 5 अरब गवर्नमेंट से लेने के लिए कि कर्जा, एक बहुत बड़ा जो गुलाम सरवर मिनिस्टर ने जो बयान दिया था कि पायलटों की डिग्रियों के बारे में, उससे बड़ा उन्होंने एक साथी बयान दिया कि अगर पीआईए को पैसे ना मिले तो पीआईए बंद हो जाएगी, पीआईए के त्यारे ग्राउंड हो जाएंगे। और पीआईए, और जिसकी वजह से तमाम इदारे जो है ना रिलेक्टेंट हो गए कि भाई अगर इदारा बंद हो रहा है तो हम इसको क्यों दें। इसकी जिम्मेदार पूरी की पूरी इस वक्त पीआईए की मौजूदा मैनेजमेंट है और इसने जानबूझ सफदर अंजुम साहब, आपको क्या लगता है कि आपको नहीं लगता कि ये एक सफेद हाथी साबित हो रहा है पीआईए विद द पैसेज ऑफ टाइम? भर्तियां इतनी ज्यादा हैं, मुल्क की मुआशी सूरत हाल सबके सामने है और चलाने के लिए सालाना तौर पर एक अंदाजे के मुताबिक 156 अरब रुपया दरकार है। तो अगर प्राइवेटाइज होता है तो क्या ये बेहतर नहीं होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक तो पीआईए की निजकारी मसाइल का हल नहीं है। मैं आपके जरिए ये बात बताना चाहता हूँ कि ये पीआईए के खिलाफ बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। पीआईए के खिलाफ, पीआईए की परसेप्शन को खराब करने के लिए जी पीआईए टैक्स पेयर का पैसा खा गई है, पीआईए अरबों रुपए टैक्स। आज तक 1 रुपया भी पीआईए ने किसी पाकिस्तानी टैक्स पेयर का नहीं खाया है। ये लोन लेते हैं, बैंकों से पीआईए ने लोन लिए हैं, जितने भी 750 अरब लोन लिए, उनकी आज तक पीआईए अपने वसाइल से अपने उसका किस्तें भी दे रहे हैं और उसके जो इंटरेस्ट है वो भी दे रहे हैं। उसको आज तक पीआईए किसी के डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। ये इंप्रेशन तो बिल्कुल सही करना चाहिए कि पीआईए आज बुरे तरीन हालात में भी, क्योंकि असल प्रोडक्ट होती है पीआईए में जो हुकूमतों की मुदाखलत से और लोग लाए ना, उन्होंने इसमें एक्सपेंड नहीं किया इसको सर, इसमें जहाज नहीं लाए। आज जो लेटेस्ट प्रोडक्ट है हमारी 17 साल पहले इंडेक्ट हुई थी बोइंग 777, मेंटेनेंस को नहीं देखा जाता सफदर साहब। अगर कभी पीआईए में सफर करें तो इस चीज का बड़ा लोगों को मसला आता है। जो मुसाफिर हैं वो कहते हैं मेंटेनेंस के बड़े इशू हैं, कोई कहता है एसी नहीं चल रहा, जहाज पुराने है, जहाज जो है वो गिर जाते हैं। खैर गिरने की बात तो नहीं कर सकते आप, लेकिन सफदर साहब जो मेरा मेन सवाल वो ये है कि मैं कल एक्स यूज कर रही थी, ट्विटर, तो वहाँ पर शाहिद रहमान साहिबा ने कहा है कि ये जो सारा कुछ किया जा रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है, एविएशन की जानिब से एक साजिश की जा रही है, करप्शन की जा रही है, ताकि जो सारी इंडस्ट्री है ना तबाह हो जाए और पीआईए जो है वो खसारे में चली जाए और खसारे में जाने के बाद ये कोड़ी दामों ये प्राइवेटाइज हो जाए, ताकि कोड़ी दामों खरीदने वाले को तो इतना फ़ायदा होगा और बाद में वो इसको अच्छे तरीके से इससे फ़ायदा उठाएगा। तो इसमें कितनी हकीकत आपको नज़र आ रही है? अब आप देखिए ना मैडम कि इस वक्त जो कि पीआईए की गुज़श्ता 15 दिन से सूरत हाल है, फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं, इसका फ़ायदा किसको हो रहा है? लाइनों को हो रहा है। जो 30,000 रुपए का टिकट था आज 80,000 रुपए में बेचा जा रहा है और वही लोग हैं जो इसके पीछे काम। ये जो प्राइवेटाइजेशन का अमल मौजूदा गवर्नमेंट डंडे के जरिए करना चाहती है, प्रेशर के जरिए करना चाहती है, ये मुमकिन नहीं है और ये मैं आपको आज की आपकी वसासत से बताइए कामयाब भी नहीं होंगे, इसलिए कि ये इनका तरीका कार ही सही नहीं है। इन्होंने किसी भी पीआईए के अंदर मौजूद स्टेक होल्डर को, चाहे वो एसोसिएशन हो, यूनियन हो, किसी को भी इन्होंने एतमाद में नहीं लिया। सिर्फ ये डंडे के जोर पे चाहते हैं कि हम इसको किसी ठेकेदारों के हवाले कर दें। वैसे सफदर अंजुम साहब आप ये बताइएगा कि इससे पहले तक तो ये इदारा हुकूमती सरपरस्ती में ही चला है, गवर्नमेंट का ही ये इदारा रहा है, तो ये बताइएगा कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका डिक्लाइन हुआ है या इसने मुनाफा कमाना शुरू किया है? इसकी कारकर्दगी पर भी तो एक सवालिया निशान है ना। मैंने जो शुरू में कहा कि पीआईए 90 की दहाई तक एक मुनाफा बख्श इदारा था, जब तक हुकूमतों ने इसमें मुदाखलत नहीं की। ये शुरू से ही 95% इसमें हिस्से हुकूमत के रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने एक प्रोफेशनल इदारा है, ये कमर्शियल इदारा है, ये कि हुकूमत का सेक्रेटेरिएट की तरह ये नहीं चल सकता है या ये किसी डंडे पे नहीं चल सकता है। इसलिए इसमें जब से हुकूमतों ने अपने मनपसंद लोगों को लाना शुरू किया, आज भी जो
सीईओ है या जो भी है कि जी बिल्कुल बिल्कुल, नाकाम हो हुकूमतों की चुके हैं। जानिब से लेकिन जो इन्वॉल्वमेंट की जा रही है, जो अपने मनपसंद लोग तैनात किए जा रहे हैं, उसकी वजह से पीआईए खसारे में है। ये है जी पीआईए स्टाफ एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सफदर अंजुम साहब का, जो कि अभी हमारे साथ मौजूद है। और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है वो कम से कम की जाए। प्राइवेट करना इदारा मसले का हल नहीं है। यहाँ अभी पर लेंगे वक्त ब्रेक, ब्रेक का। वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो साइंस आजकल हर घर की ज़रूरत बन चुकी है। हमारा ओढ़ना बिछोना भी साइंस से जुड़ चुका है, इसलिए हम हर वक्त साइंसी तरक्की और इजादात को अपनाने के लिए कोशा रहते हैं। पाकिस्तान में साइंस की तरक्की और तरवीज के लिए 2 दिन बाद लाहौर में साइंस का सबसे बड़ा मेला सज रहा है। और इस मेले में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से साइंस के मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन शिरकत करेंगे। साइंस से वाबस्ता और तलबा जो हैं वो इस मेले में प्रोजेक्ट्स और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें हैं, प्रोजेक्ट से कह सकते हैं उन्हें, वो नुमाइश के लिए पेश करेंगे। और इस मेले के बारे में मज़ीद जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाज़मी साइंस सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी, साइंस मेले के रूह रवा और लम्स यूनिवर्सिटी में शोबा फिज़िक्स, स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग के डीन डॉक्टर सभी अनवर। और उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाज़मी साइंस सोसाइटी की कम्युनिकेटर आयशा जमाल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो वेलकम टू स्नो पाकिस्तान। ये साइंस मेला जो है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? साइंस और मेला 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, इसके बारे में बताएं। और क्योंकि आप इसके रवा हैं। इसमें बुनियादी तौर पे आप देखें, साइंस हम समझते हैं किताबों में एक बंद चीज़ है, उसका आपने इम्तिहान देना है, बड़ी एक मुश्किल खुश्क चीज़ है। बड़ी मुश्किल चीज़ है। आपके बाल गिर जाते हैं साइंस पढ़ते पढ़ते। एग्जैक्टली, और हर किसी की समझ में नहीं आती। बिल्कुल, तो लोग साइंस से दूर भागते हैं। हमारे इस मुल्क के बच्चे साइंसदान बनना नहीं चाहते, नहीं चाहते। इंजीनियर बनना चाहते हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं, आईटी में जाना चाहते हैं। अगरचे आईटी स्पेशलिस्ट भी साइंटिस्ट ही होता है। इवन मिसाल भी देते हैं, तुम इतने साइंसदान रह गए। बिल्कुल। तो लेकिन आप देखें कि अगर किसी कौम ने तरक्की करनी है, इस वक्त आप पूरी दुनिया का नक्शा देखें, कौमों के दरमियान किस बुनियाद पे फर्क होता है? वो Exactly. इल्म की बुनियाद पे होता है, साइंस की बुनियाद पर होता है ऐसे और ही। अखलाक की बुनियाद पे होता सारी है। तरक्की जो हम देख रहे हैं वो साइंस की बुनियाद पर की जा रही बिल्कुल। तो अब आप देखें, ये साइंस की बात हमने, अब बात करते हैं मेले की। जी तो लोगों तक साइंस पहुंचाने के एक तरीका ये है कि उसको आसान बनाया जाए, हाँ। अपनी जुबान में पेश किया जाए, दिलचस्प बनाया जाए, लोगों को उसकी तरफ अट्रैक्ट किया अट्रैक्ट जाए। किया जाए। आप देखें, पंजाब में और पाकिस्तान में मेलों की रवायत है। बिल्कुल, हम Culture बसंत है हमारा। मनाते थे, विसाखी का मेला होता था, जी, जी, जी। गंदम की कटाई पे मेले होते हैं। तो वो मेला क्या होता है कि लोग अपनी थोड़े बहुत रंज भुला दें और एक तफरी के तौर पर आए। आए। तो साइंस और मेले को हमने मिलाया। तो Okay. डॉक्टर साहब, ये आपने ही ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट किया कि साइंसी मेले का इनेकाद किया जाना चाहिए? ये मेरे वालिद साहब थे जो ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी के बानी और सदर थे, डॉक्टर सादत अनवर सिद्दीकी। ये उनका ख्याल था कि साइंस और मेलों को आपस में मिला दिया जाए। ये खालिस एक इल्मी तकरीब है, लेकिन आम अंदाज से हट के दिलचस्प अंदाज में साइंस को आप समझ लें किताबों से बंद करके आपके हाथों में ले आते। तो साइंस मेला एक अजायब घर है, डॉक्टर इसकी साहब, बेस्ट डिस्क्रिप्शन अजायब घर है। अल ख्वारिज़मी जो सोसाइटी है, इससे मुतल्लिक भी आपसे पूछेंगे। हम चाह रहे हैं उससे पहले आयशा से थोड़ा सा पूछा जाए। आयशा, आप कम्युनिकेटर हैं। जी जी बिल्कुल। साइंस कम्युनिकेटर क्या साइंस है? कम्युनिकेटर क्या होता है और आप क्या किरदार अदा कर रही हैं इस साइंसी मेले को लेकर? साइंस कम्युनिकेटर बेसिकली वो एक इंसान होता है जो कि एक साइंस की कोई भी प्रिंसिपल बहुत आसान तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से लोगों को बता दे, पहुंचा दे, उन तक ये पैगाम पहुंचा दे। और इस मेले में मेरा किरदार बेसिकली अभी तो ये है कि अभी हमारे पास इस मेले में बहुत सारे साइंस कम्युनिकेटर्स हैं, क्योंकि देयर बी अ लॉट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस। तो मेरा भी इसमें किरदार ये है कि मैं मैनेजमेंट में भी हूँ, मैं एक मुजाहिरा भी हूँ, हमारा एक प्लानिटेरियम है, मैं उसको भी मुजाहिरा कार हूँ उसकी, उसको भी। आपका अपना भी कोई प्रोजेक्ट है जो डिस्प्ले होगा इसमें? जी, हमारा प्रोजेक्ट नहीं, केसेस की तरफ से, ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी की तरफ से ये प्लानिटेरियम है हमारा, हम उसको खलाई कछुआ कहते हैं। खलाई कछुआ? जी बिल्कुल। खलाई कछुआ इस तरह के उसका जो शेप है वो डोम की तरह है। ओह। बिल्कुल, तो हम उसको कछुआ कहते हैं, और जाहिर है स्पेस की बात है तो खला तो आएगा। अच्छा, मुझे ये बताएंगे 2 डेज का ये है जी जी मेला, बिल्कुल, और इस 28 मेले में है। शिरकत कौन कौन कर रहा है और प्रोजेक्ट किस किस्म के होंगे? अच्छा, तो ये तो एक मेला हमारा बहुत बड़ा है,
सबसे बड़ा पहलू उसका ये है जो एग्जिबिटर्स हमारे पास आते हैं। एग्जिबिटर्स हमारे पास इंटरनेशनल एग्जिबिटर्स है, WWF है, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी है, हमारे पास IPMS है। इसके अलावा जो एक बड़ी खूबसूरत बात इसमें है वो ये भी है कि ना सिर्फ इंटरनेशनल बल्कि पाकिस्तान में छुपे हुए वो तंजीमें, वो लोग जिनके पास इतनी माशाल्लाह खूबसूरत ज़ख़ीरा है, वो आते हैं हमारे सामने। जी बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म आप ये प्रोवाइड कर रहे हैं, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है डॉक्टर साहब। तो ये कि इस जो है ये आपने नाम रखा है सोसाइटी का अल-ख्वारिज़मी, तो ये अल-ख्वारिज़मी ही क्यों, ये बता दें। और दूसरा ये कि ये किस तरह से किरदार अदा कर सकता है पाकिस्तान की, अगर हम तरक्की की बात करते हैं बिलखसूस साइंस की फील्ड को लेकर। ख्वारिज़मी नाम इसलिए रखा क्योंकि मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी एक अरब साइंटिस्ट था, एक मुस्लिम साइंटिस्ट था। तो हमने आइकॉनिकली उसका नाम तजवीज़ किया क्योंकि वो बहुत ही एक किस्म का पॉलीमैथ था। उसने सबसे पहले अलजबरा का पूरा आगाज़ किया। अगर हम जो कि हमें करते हुए बड़ी तकलीफ होती है और ये जो लफ्ज़ है एल्गोरिदम, जी जी जी, वो भी अल-ख्वारिज़मी के नाम की एक बिगड़ी हुई शक्ल है। सही सही। तो ये बहुत जो वास्ट इंटरनेट पे एल्गोरिदम की बातें होती है कि एल्गोरिदम ये बताता है, तो एल्गोरिदम अल-ख्वारिज़मी की बिगड़ी हुई शक्ल है। तो हमने आइकॉनिकली उसका नाम लेकिन हम नॉस्टैल्जिया में नहीं रहते, हम बड़े मॉडर्न हैं, बड़े कॉन्टेम्प्रेरी हैं। ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी और इस तरह की तंजीमें किसी भी मुल्क की साइंस में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। 3 लेवल्स पे साइंस होती है किसी भी मुल्क में। एक होती है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस जो आमतौर पे गवर्नमेंट लेड होती हैं। आपने चांद पे मिशन भेजना है, बिल्कुल ठीक है, या आपने एटॉमिक प्रोग्राम चलाना है, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। दूसरा होता है यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नए आइडियाज़ बनते हैं। बिल्कुल। तो तीसरा सतून होता है किसी भी साइंस एंटरप्राइज का मुल्की, वो है नॉन प्रॉफिट साइंस एसोसिएशंस और एकेडमीज, जो आम तौर पे लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करती हैं ताकि बच्चों के अंदर साइंस का शौक पैदा हो, उनकी क्यूरियोसिटी पैदा हो। हमारे जो स्कूल का एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चों की क्यूरियोसिटी को मार देता है, सवाल नहीं करने देता, ठीक है। और साइंस पढ़ाने का अंदाज इतना दकियानूसी है, इतना खुश्क है कि साइंस से लोग दूर भागते हैं। साइंस इल्म की महराज है, पिनिकल है ये नॉलेज का। देखिए आप समझ रहे हैं कि कायनात जब बनी 15 अरब साल पहले, तो उसके 1 नैनो सेकंड बाद कायनात की कॉम्पोजिशन क्या है, ये आप साइंस के जरिए जान सकते हैं। एग्जैक्टली। तो इतना पावरफुल ये टूल है, अगर हम इसको नहीं समझेंगे, अपने लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं, और आसान लफ्जों में, पंजाबी में, सिंधी में, बलोची में, उर्दू में, आप देखें लाहौर साइंस मेले में हम लोकल लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं। तो ये कोई और इसमें अवाम मैसेज जो आप देना चाहें न्यू जनरेशन को साइंस के हवाले से और इस मेले के हवाले से, वो देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि साइंस और नॉलेज के बगैर हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं। फिर आप देखें इस वक्त दुनिया में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, एग्जैक्टली, जो हम पे गम और मुसीबत के पहाड़ टूट रहे हैं, ऐसे ही है वो क्यों? क्योंकि हमारी एक पसमानदगी है, इल्मी पसमानदगी है, अखलाकी पसमानदगी। ये 2 पसमानदगियां हमें ले डूबेंगी। तो अगर हम इल्म के अंदर अपना नाम नहीं बनाएंगे, साइंस उसकी एक बड़ी खूबसूरत एक अंदाज है, एक शाख है। तो और हमारे टीचर्स के लिए बड़ा अहम पैगाम है जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं कि खुदा के लिए अपने खौलों से बाहर निकलें, बिल्कुल, और बच्चों के अंदर शौक पैदा करने की कोशिश करें, ज़ौक पैदा करें साइंस। बड़ी खूबसूरत बात डॉक्टर साहब आपने की है कि बिल्कुल जो हमारा टीचिंग मेथड है वो तब्दील होना चाहिए और बच्चों की जो क्यूरियोसिटी है उसे बढ़ाना चाहिए, और ये इजाज़त दी जानी चाहिए कि अगर वो सवाल करते हैं तो वो सवाल करें ताकि आप उनका जवाब दें, और इसी तरह इल्म आगे बढ़ता है। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। आयशा बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक आपके जो फ्यूचर इंडेवियर्स हैं उनको लेकर। आप एक बड़ी साइंटिस्ट बने, हमारी दुआ है। पाकिस्तान के लिए आप बेहतरीन एक नाम बनकर सामने आए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, इस तरह के प्रोजेक्ट्स होना बड़े ज़रूरी हैं और पाकिस्तान के इल्म और तरक्की के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। और डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि जदीद इल्म को सीख कर ही मुसलमान भी तरक्की करेगा, और दुनिया की जो एक रेस चल रही है अब तो स्पेस रेस शुरू हुई है, तो उसको अगर कम्पीट करना है तो फिर हमें साइंसी इल्म तो सीखने पड़ेंगे। अभी वक्त एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट आपको बताते हैं एक बड़ी फेमस जगह के बारे में। दीवार सिंध के नाम से मशहूर किला रनी कोट, जिसे रानी कोट भी कहते हैं, वैसे दुनिया का सबसे बड़ा किला समझा जाता है और ये किला कराची से दादू की जानिब 1.5 घंटे की मुसाफत पर वाक़ है। इस किले की तामीर के बारे में बहुत सी क़यास सराइयाँ भी की जाती हैं। यकीन से नहीं कहा जा सकता कि किला रनी कोट की बुनियाद किसने और कब रखी थी, मगर महकमा आसार क़दीमा की खुदाई के दौरान मिलने वाले इशारात से ये पता चलता है कि ये 2000 साल से भी बहुत पहले तामीर किया गया था। मगर हैरानी की बात यह है कि इस किले का जिक्र तारीख में सिर्फ उस वक्त से मिलता है जब मीरपुर खास के मीर शेर मोहम्मद तालपुर ने 18वीं सदी में इस किले की मुरम्मत करवाई और इस किले में एक और छोटे किले मेरी में रिहाइश इख्तियार की। ये किला सिंध के रेलवे स्टेशन सान से कोटरी दादू रोड पर 32 मील के फासले पर ओहिस्तान कीरथर के मकाम पर वाक़ है। जी हाँ, और इस किले के बेशुमार दरवाजे भी हैं। मशरक़ी दरवाज़ा सान गेट कहलाता था। इसके सामने दरियाए रन्नी वाक़या है जो साल का बेशतर हिस्सा खुश्क ही रहता था और सिर्फ बरसात में वो बहता था। ठीक है, इसको बनाया इस तरह से गया था। इस पर कभी किसी ज़माने में एक मजबूत पुल हुआ करता था जिसे पानी का रेला बहा कर ले गया और किले के खंडरात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसकी तामीर के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वो कहाँ से लाया गया होगा। वो बड़ी मजबूत किस्म की चीज़ें इसमें यूज़ की गई हैं। इसकी जो हालत जो दीवारें में बताई जाती हैं वो बड़ी मजबूत है और इसके अहाते की अगर बात की जाए तो 3 छोटे किले इसके अंदर मौजूद हैं, जिसमें मेरी कोट है, शेरगढ़ है और मोहिन कोट है। मेरी कोट रन्नी कोट किला के मरकज़ में ऊंची पहाड़ी है और शेरगढ़ जो है मेरी कोट के शुमाल में बुलंद चट्टान पर है। और इसमें अजीम से बात यह है कि जिस तरह हम लोग बहुत जाते हैं जो है वो हमारे दीवारें चीन, तो ये उसी की तरह का है जिसको दीवारें सिंध, द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध कहते हैं इसको। बहुत खूबसूरत बना हुआ है ये। और जो तालाब इसमें बनाया गया है वो इस तरह से बनाया गया है कि आज भी जब बारिश होती है तो उसकी बनावट ऐसी है कि उसमें पानी बहुत अच्छे तरीके से जमा हो जाता है। बिल्कुल, और हम तो हमेशा से कोशिश करते हैं कि सुनो पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म से किसी ना किसी ऐसी जगह का जिक्र करते रहें, कुछ ना ऐसी जगह अपने नाजरीन तक पहुंचाते रहें कि जो अभी जहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं घूमने फिरने के लिए, जिसका ज़्यादा इल्म नहीं होता है लोगों को। तो ये एक और जगह आज हमने आपको दिखाई है और हमारे तमाम टूरिस्ट हजरात तैयारी पकड़ लें, बैग पैक कर लें। बस अगली जगह आपकी यही होनी चाहिए घूमने फिरने के लिए। आप यहाँ जाएँ, घूमें फिरें और खूब इंजॉय करें। और मेरे ख्याल से अब क्लोजिंग का वक्त भी करीब आ चुका है। वक्त खत्म हो चुका हुआ है। हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँच चुका है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। कल मजीद, बल्कि कल नहीं, अब हम आएंगे नेक्स्ट वीक। हम लोग मजीद स्टोरीज और मजीद अहम खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीकेंड पे आप खास ख्याल रखें अपना। असल में गुफ्तगू का इतना मजा आता है कि मेरा दिल करता है कि हम डेली आए। तो अपना ख्याल रखिएगा। अब तक अल्लाह हाफ़िज़। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।